7, तो क्वांटिटी क्या हो गई? डिक्रीज। एक सिनेरियो है इसमें ये। दूसरा सिनेरियो या दूसरा शॉपकीपर उसने ये देखा कि मुझे भी प्रॉफिट या रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो वो भी प्राइस पहले 5 पे बेच रहा था और उसने प्राइस को जब 5 पे बेचता था तो उसकी क्वांटिटी भी बिकती थी 10 की। अब उसने कहा कि अगर मैं कीमत बढ़ाऊंगा तो कीमत के बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाती है। तो मैं ऐसा करता हूं कि बल्कि इसमें भी स्विच ही कर, ये पहले 10 पे था, 5 यूनिट बेचा, इसने प्राइस को किया कम, प्राइस कम करके आ गया 5 पे। जब प्राइस को कम किया, इसने कहा कि मैं कम पे बेच के ज्यादा यूनिट बेच के रेवेन्यू ज्यादा कमा लूंगा। अब जब इसने प्राइस को डिक्रीज किया 10 से ये 5 पे आ गई, तो पहले 5 यूनिट्स बिका करते थे, अब उसकी डिमांड बढ़ गई। अब की बार वो जो यूनिट पहले 10 रुपए के 5 बेचा करता था, जैसे ही सस्ते किए 5 रुपए उनकी प्राइस कर दी, तो वो 10 यूनिट बिकना शुरू हो गए। एक सिनेरियो इसमें बनेगा ये। तीसरा सिनेरियो इसमें है, प्राइस थी पहले 5 रुपीज और क्वांटिटी कोई ये बेच रहा था 10। अब इसने प्राइस इंक्रीज कर दी, प्राइस इंक्रीज करके कर दी 10 पे, और क्वांटिटी डिमांडेड पे भी फर्क आया, और क्वांटिटी डिमांडेड पहले जहां थी 10 वहां से अब हो गई 4। क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज आ गया, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, और प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। हमारे लॉ तो फुलफिल हो गए कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अब हमने अगर इस मेथड से बताना है कि इन में से बताएं कि इलास्टिक कौन सा होगा, इन इलास्टिक कौन सा होगा, यूनिट इलास्टिक कौन सा होगा, यानी कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी अगर हमने बतानी होगी, तो फिर हम इन 3 सिनेरियोज में से ही कोई एक सिनेरियो होगा जो इलास्टिक का होगा, कोई एक होगा जो यूनिट इलास्टिक का होगा, और कोई एक इन इलास्टिक का होगा। अब यहां पर हमारे पास अप्रोच कौन सी है? टोटल रेवेन्यू। डेटा अगर इतना दिया होगा तो हमें टोटल रेवेन्यू का कॉलम खुद से जनरेट करना पड़ेगा, और वो हमें पता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहां पर पहले जो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे ये अर्न कर रहा था वो था 50 रुपीज। जब 5 रुपए की एक चीज बेचा करता था तो वो 10 चीजें दिन में बेच लिया करता था, तो वो 50 रुपए अर्न कर लेता था। जब प्राइस इंक्रीज की तो क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ा, तो अब ये कितने अर्न करेगा? 70। तो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम हुआ या ज्यादा? ज्यादा हुआ। प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। जब हमने यहां से प्राइस से टोटल रेवेन्यू निकाल लिया तो फिर हमें क्वांटिटी के कॉलम की जरूरत नहीं, क्वांटिटी को कॉलम की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू से क्वेश्चन होगा एग्जाम में और आपको प्राइस और क्वांटिटी दी होगी, तो आपने इनका कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं करना। इससे आप निकालेंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे, फिर प्राइस को टोटली इग्नोर कर देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको घर वाले करते हर मामले। वैसे आप लोगों ने यहां प्राइस को और क्वांटिटी को क्या कर देना है? इग्नोर। जब आपका टोटल रेवेन्यू निकल आया, मतलब निकला, तो इसे क्या कर देना है? इग्नोर। इसके बाद हम दूसरे सिनेरियो में टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। तो यहां पर पहले 50 रुपए कमाता था और प्राइस कम करके ज्यादा यूनिट बेचने पे भी कितने कमा रहा है? प्राइस। कोई चेंज आया?
कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आया। इसके बाद तीसरे सिनेरियो के अंदर टोटल रेवेन्यू, पहले ये अर्न करता था 50, मतलब ये एक ही पहली पोजीशन सबकी सेम थी, उसके बाद वाली सोच सबकी डिफरेंट हुई है कि एक ने प्राइस को इंक्रीज किया और यूनिट डिक्रीज हुए तो 70 पे आ गए, एक ने प्राइस को डिक्रीज किया, यूनिट इंक्रीज हुए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, एक ने प्राइस को इंक्रीज किया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हुई है, लेकिन अब की बार वो कितने कमा रहा है, 40 रुपीज, तो ये डिक्रीज हो गई। अब इनकी ये खत्म कर देंगे क्वांटिटीज वगैरह, यहां पर इंक्रीज आया है टोटल रेवेन्यू में और यहां पर डिक्रीज आ गया है टोटल रेवेन्यू में ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब अगर प्राइस और रेवेन्यू दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि बुक के अंदर वर्डिंग है कि इफ प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन सिमिलर डायरेक्शन देन डिमांड विल बी इनइलास्टिक। अगर दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव करेंगे कि अगर प्राइस को बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू बढ़ा तो डिमांड होगा इनइलास्टिक, मतलब कीमतें बढ़ी हैं, लोगों ने क्वांटिटी कम तो की लेकिन उतनी रेशो से कम नहीं की जितने से प्राइस में चेंज आया है, तो इसकी डिमांड होगी इनइलास्टिक। जहां पर दोनों की डायरेक्शन सिमिलर होगी वहां पर डिमांड होगी इनइलास्टिक डिमांड, वहां पर डिमांड होगी इनइलास्टिक। और जहां पर प्राइस और टोटल रेवेन्यू इनके ऊपर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज, टोटल रेवेन्यू के ऊपर कोई भी चेंज ना आए तो जहां पहले था वहीं रहेगा, तो ये होगा यूनिट इलास्टिक। और अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, अगर प्राइस बढ़ती है तो प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए या प्राइस डिक्रीज होने से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। इफ प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन द डिमांड विल बी इलास्टिक, तो वहां पर डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। तो इस केस की डिमांड होगी इलास्टिक। अब ये सिनेरियोज जो मैंने लिखे हैं, ये सिनेरियोज इन्हीं की हेडिंग है कि इनइलास्टिक डिमांड में क्या सिनेरियो होगा कि प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, दोनों ऑपोजिट सिमिलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर यूनिट इलास्टिक होगा तो टोटल रेवेन्यू पे किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं प्राइस और टोटल रेवेन्यू, तो आपके पास जो डिमांड होगी वो क्या होगा, इलास्टिक। ऐसी कंफ्यूजन पेपर में क्रिएट हो सकती है कि आपको प्राइस और क्वांटिटी दी हो और टोटल रेवेन्यू से पूछा हो, तो आप सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर कर लें कि प्राइस बढ़ रही है क्वांटिटी कम हो रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन है तो डिमांड विल बी इलास्टिक। तो भाई प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी हमेशा कम ही होगी अगर लॉ ऑफ डिमांड है। अगर डिमांड का केस है तो प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ने कम ही होना है। हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, रेवेन्यू मेथड से। तो पहले हम रेवेन्यू निकालेंगे और रेवेन्यू का प्राइस के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, तो फिर देखा जाएगा कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो इलास्टिक, अगर सिमिलर डायरेक्शन तो इनइलास्टिक, और अगर कोई भी चेंज नहीं है, मतलब टोटल रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो, तो यूनिट इलास्टिक होगा। नोट कर लें, इसके बाद जाके नोट से रीड तो कर लेना एक दफा, वही कुछ ही होता है।
जी जी। यहाँ पे जो था हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रही थी, प्राइस भी चेंज कम आ रहा था, तो इससे तो इलास्टिक डिमांड नहीं बनेगी। मेथड कौन सा है यहाँ पर? question मेथड से कौन सा है? प्राइस में चेंज, क्वांटिटी में चेंज। आप सिर्फ प्राइस के 4 रुपए को देकर यहाँ के 20 यूनिट देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो बेस क्या है 440, यहाँ पर क्या है 200। 20 का फर्क मल्टीप्लाई बाय 10 200, क्वांटिटी में चेंज कम, और यहाँ पर क्या है -4, और 110 से करेंगे तो 440, तो बेस ज़्यादा ही है ना। बाकी नेगेटिव साइन क्यों है वो तो गुड्स को बताने के लिए। अच्छा, इसको याद करने का एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि सिमिलर डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या होगा। बाकी तो पता है कि यूनिट इलास्टिक में टोटल रेवेन्यू में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आना, लेकिन प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू कम होना, प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ना, इसमें इलास्टिक इन इलास्टिक के लिए एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक हिंट है, जो एक हिंट से ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, और वो आप लोगों ने पहले ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। हिंट है, पढ़ा हुआ है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन से पहले। क्या था? जी प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस के बाद आता है सर बेस इक्वल क्वांटिटी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इस पे भी लगेगा एसआई। ये हिंट है सिर्फ इस टॉपिक के लिए, एस बस कंप्लीट हो गया टॉपिक। समझ आई क्या? एस मीन्स सेम, और सेम मीन्स डायरेक्शन, और आई मीन्स इनइलास्टिक। अगर सेम डायरेक्शन है तो इनइलास्टिक, बाकी तो मसला ही खत्म हो गया। अगर सेम नहीं है तो फिर इलास्टिक, और अगर कोई चेंज नहीं है तो यूनिट इलास्टिक।
तो एस से मुराद सेम और आई से मुराद इनइलास्टिक कि अगर सेम डायरेक्शन है तो इनइलास्टिक, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इलास्टिक, और अगर नो चेंज है तो यूनिट इलास्टिक बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू, क्योंकि क्वांटिटी का सहारा तो सिर्फ रेवेन्यू को निकालने के लिए ही लिया गया था। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लें।